तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके पास कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है तो आप उसका जो है ग्राफ कैसे बनाओगे और ग्राफ कितने प्रकार से बन सकता है। मैंने आपको बताया कि ग्राफ कैसे बनता है। अगर कोई दो चर वाला समीकरण है तो उसमें हम x का मान रख के y का मान प्राप्त करते हैं और उसे तालिका में रिकॉर्ड करते हैं। तो तालिका में हम जितने भी मान आए हैं, जैसे हमने x का मान अगर 0 रखा तो समीकरण के अनुसार y का मान हमें 6 मिला, तो हमने तालिका बना ली दोनों की। तो इस तरीके से हमने दोनों समीकरणों की तालिका बनाई। अब तालिका से हम ग्राफ खींचते हैं, तो मैंने वो चीज भी आपको दिखाई थी। ये देखो, तालिका से हमने ग्राफ खींचा और ग्राफ ये इस तरीके से क्रॉस हो गया। पहले समीकरण का ग्राफ इस तरीके से बना था, दूसरे समीकरण का ग्राफ ऐसे बना था, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहे थे। ये हमने लगातार के पिछले 2 वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझा। अब आगे बढ़ाते हैं, अब अपने अध्ययन को और समझते हैं। जैसे ये इस बिंदु पे काट रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। तो क्या इसी तरीके से पॉसिबल है ग्राफ दोनों समीकरण के? अगर हमें कोई दूसरा सवाल दिया हो जिसमें हमें दो कोई दूसरे समीकरण दिए हो तो उनके ग्राफ क्या क्या आ सकते हैं। तो ये भी हमने देखा कि ग्राफ बेसिकली 3 प्रकार से ही आ सकते हैं। पहला तो देखो, क्रॉस बन सकता है। अब क्रॉस जरूरी नहीं है कि ऐसा बना हो, ऐसा भी ग्राफ बन सकता है। मतलब क्रॉस कैसे भी बन सकता है पूरे एक्स वाई ग्राफ में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्रॉस एक ऐसे भी बन सकता है। क्रॉस देखो, तो एक कंडीशन है क्रॉस बनने की, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु केवल एक ही रहेगा। जब क्रॉस बनता है तो वो एक ही बिंदु पे काटती हैं। देखो यहाँ पे एक बिंदु पे। तो एक तो कंडीशन ये होती है कि दोनों समीकरणों से ग्राफ ये बन सकता है। एक कंडीशन ये होती है कि दोनों समांतर रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं दोनों के ग्राफ। या फिर एक कंडीशन होती है कि समपाती, यानी एक के ऊपर एक हो सकते हैं। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जाना। लेकिन क्या हम समीकरण देख के ही बता सकते हैं? हमारे पास मान लीजिए कि ये समीकरण दिया गया है, दो चर वाले समीकरण युग्म, हमें दो समीकरण दिए गए हैं। क्या हम इस समीकरण को देख के ही बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा आएगा? प्रतिच्छेदी आएगा या फिर समांतर आएगा या फिर समपाती आएगा? क्या हम देख के बता सकते हैं? तो आंसर है हाँ, हम बिल्कुल समीकरण देख के बता सकते हैं। हमें इतना लंबा चौड़ा ये जो सॉल्यूशन है ना, ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हम देख के बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? बहुत सिंपल चीज है, देखो मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा A1 B1 C1 और A2 B2 और C2। अब ये क्या चीज है, आइए देखते हैं। तो आज का टॉपिक यही है। तो आपको बहुत ही बेसिक से समझना है। जैसे मान के चलिए कि आपको कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, जैसे 2x धन 3y बराबर 8। एक तो ये दिया गया है, दूसरा है 3x धन 5y बराबर 11 दिया गया है। एक ये दिया गया है। इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं सिंपली, और इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान अगर हम निकाल पा रहे हैं तो हम देख के ही बता देंगे कि इनके ग्राफ कैसे आएंगे। देखो, अब सबसे पहले चुनौती यह है कि A1 B1 C1 क्या है। बहुत सरल। देखो, x का जो गुणांक होता है वो A1 कहलाता है, जो y का गुणांक होता है वो B1 कहलाता है, और जो अचर पद होता है अगर बराबर के इस तरफ है तो इसको इस तरफ लाना पड़ेगा। मतलब हम A1 B1 और C1 तभी बता सकते हैं जब बराबर में 0 हो, लेकिन बराबर में तो संख्या है तो इसको इस तरफ ले आएंगे, यानी C1 जो होगा वो -8 होगा। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, देखो मैं बताता हूं। A1 B1 C1 आपको तभी निकालना चाहिए जब बराबर में क्या हो, 0। तो मैं आपको यहाँ पे गलती ना करते हुए एक चीज बताना चाहूंगा कि पहले हम इसका पक्षांतर इस तरफ करें। तो ऊपर वाला समीकरण हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे धन का 8 है, इस तरफ ले आई तो बराबर के इस तरफ लेके आएगी तो -8 हो गया बराबर 0। अब बता दो बड़े आराम से कि देखो बराबर 0 आ गया तो x का गुणांक A1 और y का गुणांक ये हो जाएगा आपका B1 और ये पूरा अचर पद हो जाएगा C1। तो अब ध्यान रखना, मेरे जैसी गलती नहीं करना। आपको बराबर में 0 तब तक ना दिखे जब तक आपको A1 B1 C1 नहीं निकालना है। यानी कि अगर बराबर में संख्या है तो पहले उसका पक्षांतर कर लो ताकि यहां पे कुछ ना बचे, तो बराबर में 0 ले सकते हो और फिर A1 B1 C1 बता सकते हो। तो बताओ, दूसरे समीकरण में A1 B1 C1 बता सकते हो, बिल्कुल गलती नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको ये कहना है कि सर अभी हम नहीं बता सकते A1 B1 C1। क्यों? क्योंकि बराबर में 0 नहीं है। तो इस समीकरण को आप दोबारा से लिखोगे, 3x धन
5y, और ये जो प्लस का 11 है ना इस तरफ ले आओ तो माइनस का 11 बराबर 0। अब आप कहोगे सर अब हम बता सकते हैं a1 b1 c1, a1 b1 c1 नहीं, a2 b2 c2 बता सकते हो, क्योंकि पहले वाले में 1 1 1 रहेगा, दूसरे समीकरण में 2 2 2 रहेगा। तो बताओ a2 ये रहेगा, x का गुणांक ये दूसरे समीकरण का x का गुणांक a2 कहलाता है, दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक होगा ना 5, ये b2 कहलाएगा, और तीस जो यहाँ पे अचर पद होगा वो c2 कहलाएगा। बोलो समझ पाए हो ना? तो ये जो तरीका होता है समझने का, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप कोई भी समीकरण कर सकते हो। चलिए मैं एक समीकरण आपके लिए दे रहा हूं, x प्लस वाई बराबर 7 और 2x प्लस 3y बराबर 2। चलो बताओ जल्दी से, इसमें आपको a1 b1 c1, तो आप गलती नहीं करना, आप कहोगे क्या कि सर मैं पहले इन्हें व्यवस्थित करूंगा। तो व्यवस्थित कैसे करोगे? आप लिखोगे दोनों समीकरणों को व्यवस्थित करने पर तो x प्लस वाई, और ये प्लस का 7 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 0। इसे आप समीकरण 1 बना दोगे और इसको इस तरफ ले जाओगे तो 2x धन 3y और ये प्लस का 2 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 2 और बराबर 0। इसे आप समीकरण 2 बना दोगे। क्लियर है कि नहीं बताओ? अब बराबर में 0 यहाँ पे भी है, बराबर में 0 यहाँ पे भी है, तो आप क्लियर लिख सकते हो कि a1 का मान x का गुणांक, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो a1 का गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक 1 है तो a1 का मान 1 हो जाएगा। चलो कॉमा लगा दो, अब b1 बता दो और यहाँ पे c1 बताना है, और नीचे वाले समीकरण से a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा और c2 हो जाएगा। मान बताओ, बाई के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा, और यहाँ पे ये पूरी संख्या ही c1 कहलाती है जो कि माइनस का 7 है, चिन्ह सहित लिखना होता है, ठीक है, अचर पद कहलाता है। a2 बताओ x का गुणांक कितना है 2, तो ये पूरा 2 हो जाएगा। b2 कितना है, ये y का गुणांक 3 है तो यहाँ पे पूरा 3 लिख देना, और c2 क्या है, माइनस का 2 है। इस तरीके से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल सकते हो। पहले समीकरण से सब 1 1 1 निकलेंगे और दूसरे समीकरण से सब 2 2 और 2 निकलेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे सब लोग ये क्वेश्चन करते हैं और सबके दिमाग में एक सवाल आता है कि सर ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आते कहाँ से हैं क्या ये चीज? देखो सिंपली तो मैंने बता दिया कि करना कैसे है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, एक समीकरण होता है व्यापक व्यापक समीकरण, a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0 और a2 x धन b2 y धन c2 बराबर 0। ये व्यापक समीकरण होते हैं। तो आपकी जो है, जो आपको समीकरण दिए गए थे ना, ये इनकी तुलना इससे ही करी जाती है। तो करो जैसे, तो x से x कट जाएगा तो a1 का मान कितना रहेगा 1, बाई से बाई कट जाएगा तो b1 का मान कितना रहेगा 1, और c1 का मान सीधा सीधा कितना है -7। तो ये व्यापक समीकरण है, इनको याद कर लेना। व्यापक समीकरण हर भाषा में इनका यूज होगा आगे चल के। तो व्यापक समीकरण a1x धन b1 y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2 y धन c2 बराबर 0। ये व्यापक समीकरण आप याद करोगे, होमवर्क में आपको दिया गया है, ये व्यापक समीकरण आपको याद कर लेने हैं, जिससे a1 b1 c1 आपको पता चलेगा। अब इससे होगा क्या, देखो मैं बताता हूं। अगर आपका जो है, आपको कोई भी सवाल दिया हो, जैसे यहाँ पे, अब थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना, जैसे आपको सवाल दिया गया था x धन y बराबर 6 और दूसरा दिया गया था 3x धन 2y बराबर 8। ये सवाल मैंने आपके लिए अभी लिया था। तो मैं आपसे कहूं कि बताओ इसका ग्राफ कैसा आएगा, क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगा या फिर समांतर रेखाएं आएगा या फिर समपाती रेखाएं आएगा? बताना है बिना सवाल को हल किए। तो बहुत सिंपल है, बस ध्यान से समझो। कोई भी ग्राफ आप ऐसे बता सकते हो, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालो सबसे पहले। तो बराबर में 0 नहीं होगा तब तक नहीं निकाल सकते, तो व्यवस्थित कर लो। तो x प्लस वाई और ये प्लस का 6 इस तरफ ले आओ तो माइनस का 6 हो जाएगा बराबर 0। इसको समीकरण 1 बना दो, और ये जो प्लस का 8 है इसको भी ले आओ तो 3x धन के हो जाएंगे 2y, और जो प्लस का 8 है इस तरफ ले आओ तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। इसको बना दो समीकरण नंबर 2। अब आपको लिखना है कि समीकरण 1 व 2 की तुलना, व्यापक समीकरण, और व्यापक समीकरण अपने हैं a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर, बिल्कुल इनको रट्टा मार देना है, इनको याद कर लो बिल्कुल। a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर ये तुलना करते हैं। तो जब भी हम कोई सवाल करेंगे बुक का, अभी तो हमारा जो है अध्याय हम समझ रहे हैं कि क्या क्या है इस चैप्टर में, कैसे हम लोग इस अध्याय को अच्छे से सीख सकते हैं।
तो इसमें क्या है कि आपको ये सब याद हो जाएगा, तो फिर आपको A1 का मान निकालना है, बराबर लगा दिया, B1 का मान निकालना है, बराबर लगा दिया, और C1 का मान भी निकालना है। चलो बताओ A1 कितना है। समीकरण 1 में सब वन वाले मान मिलेंगे, तो x का गुणांक A1 कहलाता है, x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। y का गुणांक B1 कहलाता है, कितना है, 1 है, और C1 का कितना है, -6, तो यहाँ पे रख लो -6। अब 2 वाले मान तो A2, B2 और C2 के मान निकालने हैं। तो बेटा यहाँ ध्यान से देखते रहो। देखो A2 कितना है, x की जगह पे 3, y का मान कितना है, 2, C2 हो गया -8। क्लियर। तो देखो x का गुणांक A2, y का गुणांक B2 और अचर पद C2, तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकल आए। अब आपको यहाँ पे करना है एक मेन काम। आपको पता करना है ना कि इसका ग्राफ कैसे आएगा। तो देखो पहले करना है A1 बटे A2, A1 बटे A2, तो 1/3 आएगा। मतलब A1 के बटे में A2 करोगे तो उसके मान के बटे में भी उसका मान आएगा। इसके बाद आपको करना है नीचे B1 बटे B2, तो आप B1 बटे B2 कर लो। तो अब जैसे 1/2 हो गया B1 बटे B2। अब आपको देखना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। दिख रहे हैं क्या, बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि 1/3 बराबर नहीं है 1/2 के, ये आपस में बराबर नहीं है। मतलब A1 बटे A2 का जो मान है वो B1 बटे B2 के बराबर नहीं है। तो A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, हम ऐसा लिख सकते हैं। और जब भी ऐसा आए बिल्कुल 100% आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। तो आज से याद रख लो कि जब भी A1 बटे A2 बराबर नहीं हो B1 बटे B2 के, जो हमें समीकरण दिए गए हैं ना उससे, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि उनमें प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी कि संगत रेखाएं हैं। आपस में जो रेखाएं वो कैसी हैं, संगति कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो वो संगत होंगी। तो समझ गए कि नहीं। इसके अलावा 2 शर्तें और हैं। तो आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ये कब आएगा। देखो ये तब आएगा जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 हो, लेकिन बराबर नहीं हो C1 बटे C2 के, तब ये वाली लाइन आएंगी दोनों। मतलब अगर कोई समीकरण आपको ऐसा मिले तो आप समझ जाना कि उसमें समांतर रेखाएं होंगी। और अगर ये कब आएगा संपाती, जब A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के, और वो भी बराबर हो C1 बटे C2 के। बेटा अगर ये वाली शर्त आपको दिख गई तो आपको ये संपाती रेखाएं, ये तीनों आपको, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बस पढ़ते जाओ, हर एक चीज समझ में आएगी। तो अभी क्या है कि अभी देखो हमने जो सवाल हल किया है उसमें A1 बटे A2 बराबर नहीं आया है B1 बटे B2, यानी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है। और सबसे ज़्यादा सवाल इसी के रहते हैं कि A1 बटे A2 अगर बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो हम बिल्कुल बिना ग्राफ खींचे हम बता सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो ऐसा ही आएगा, और इसे कहते हैं अद्वितीय हल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये किसका ग्राफ है, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, ये इसका ग्राफ है। और इसको कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल क्यों, क्योंकि इसका केवल एक हल होता है। अद्वितीय हल, या फिर हम लिख सकते हैं कि केवल एक ही हल होता है, एक ही हल होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि एक ही बिंदु पे टच होता है, तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे उन दोनों समीकरणों के हल होंगे। तो अगर आप क्रम से देख रहे हो तो आपको पूरा पता चलता जा रहा होगा। तो ये है। अब देखो, तो ये 3 शर्तें मैंने पहले से ही लिख रखी हैं। अब जब भी सवाल आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा। चलो बताओ, ये वाला जो मैंने बताया है ये समांतर रेखाओं वाला, इसमें कैसी रहती हैं रेखाएं, असंगत रहती हैं, और इसका क्या होता है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होता है। इस ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होता। और ये वाला जो रहता है संपाती रेखाएं, इसके अनंतः अनेक हल होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, अनंतः अनेक हल होते हैं। तो इस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 शर्तें हैं जो आपको याद रखनी है। तो आइए मैं समाप्ति में लिख देता हूँ तीनों शर्तों को। ये देखिए, अब इन तीनों का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पे एक चीज और लिख दूं, महत्वपूर्ण शर्तें। तो तीनों का स्क्रीनशॉट लेके तीनों शर्तों को अच्छे से याद कर लेना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है। इन तीनों शर्तों का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपका उदाहरण 1 से। तो अब हम आगे बढ़ते हुए उदाहरण 1 करेंगे। तो अब आपको ये सब अच्छे से लिख लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।